नमस्कार, वेलकम बैक टू परीक्षा रेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, वीडियो परीक्षा के लिए वीडियो जो री एग्जाम 2018 का है उसका एडमिट कार्ड आ गया है। आप लोगों को पता होगा, मैक्सिमम लोगों को। जिसको नहीं पता तो आप जाके विजिट कर लीजिए यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट पर, यूपी ट्रिपल एससी की। वहाँ से जाके आप अपना डाउनलोड करके सेंटर देख लीजिए और सुनिश्चित कर लीजिए कि कैसे आपको जाना है। क्योंकि देखिए, परीक्षा से पहले जो उसके फिजिकल वर्क होते हैं उन्हें अगर आप सुनिश्चित करते हैं तो बीच में आपके डिस्टर्बेंस मेंटल वर्क पे नहीं पड़ता। इसीलिए आप उसे ज़रूर से ज़रूर कंफर्म कर लीजिए। देखिए, हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे थे। इसमें जो है ज्ञान मुद्रा की सीरीज में ये 28वां सेट इस समय चल रहा है। आपको पता है कि इससे पहले घटना चक्र और यूथ की सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, जिसका मैराथन के रूप में आपको वीडियो भी प्रोवाइड कर दिया गया है। आप लोग बहुत अच्छा उसे देखे भी हैं, बहुत सराहना भी आप लोगों ने किया है। और मैं आप लोगों से कहूँगा कि बाकी जो भी, जैसे देखेंगे कल यूपी स्पेशल आया, हिंदी स्पेशल आ रही है, और उसके बाद जो है अभी करंट अफेयर का स्पेशल वो भी प्रोवाइड किया जाएगा मैराथन के रूप में। जल्द ही आप लोगों के बीच में उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो आप लोग अगर इसे एक बार अच्छे से देख लेंगे, प्लस आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो रहा है टेलीग्राम से, वहाँ से रिवीजन कर लेते हैं, तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों का जो है यह परीक्षा बहुत आसानी से जो है क्लियर होगा, क्योंकि हम लोगों ने तैयारी बहुत अच्छे से की है। हाँ, हो सकता है एग्ज़ाम नज़दीक है, आप लोगों के बीच में घबराहट भी हो थोड़ी बहुत, लेकिन घबराहट से बिल्कुल भी ना डरे, क्योंकि आपकी जो कंडीशन है वही कंडीशन टॉपर की भी होगी, सबकी होती है। क्योंकि परीक्षा जब नज़दीक आता है और जो लोग वास्तव में तैयारी किए रहते हैं उनके अंदर घबराहट होना एक वाजिब सी बात है। तो अपने आप को पॉजिटिव रखें, कूल रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का और रिवीजन करने का प्रयास कीजिए। यही इसी में जो है सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। धैर्य रखिए, धैर्य से बड़ा कुछ नहीं होता। बस आप अपना कर्म कीजिए, बाकी आगे पीछे का मत सोचिए। चलिए, अब देखिए, चूंकि समय कम बचा है तो बहुत एक्सप्लेनेशन के अंदर जाएंगे नहीं, सीधा सीधा आंसर करके ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट पेपर को कवर करने का प्रयास किया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आप लोग प्रयास जरूर कीजिए सॉल्व करने का, और आपके कितने स्कोर आते हैं कमेंट करके जरूर बताया करिए। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कौन सा एक जो है सुमेलित नहीं है, यही पूछा गया है। तो देखिए, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना कब होती है? तो यह जो है 1828 में होती है। कब होती है? 1828 में। अच्छा, कौन करते हैं? राजा राम मोहन राय के द्वारा होती है, तो ये तो सुमेलित है। नेक्स्ट है तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा, इसकी स्थापना कौन करते हैं? तो इसकी स्थापना देखिए केशव चंद्र सेन नहीं, देवेंद्र कौन करते हैं? कौन? देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया जाता है। कब होता है? तो यह देखिए 1839 में होता है। कब होता है? 1839। और सत्य शोधक समाज, यह जो है 1873 में, 1873 में इसकी स्थापना होती है। कौन करते हैं? ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले के द्वारा किया जाता है। उसके बाद द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले, यह जो है पूरी तरीके से यह भी सही है। और अगर इसकी बात की जाए कब होती है, तो 1905 में होती है। प्रश्न को ऐसे डिजाइन किया गया था जिसमें से आप देख रहे हैं 2 ऑप्शन गलत हैं और 2 सही हैं, इसलिए इसका उत्तर सही उत्तर तो लगाया नहीं जा सकता, क्योंकि 2 ऑप्शन आपका सही होगा। सही पूछा गया था, पहला और डी दोनों सही होगा। चलिए, नेक्स्ट है, किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग है और वह अपना कार्य नहीं कर पा रहा है, या तो कोई त्रुटियां हैं, कोई समस्या है जिसकी वजह से उसका कार्य किसी और को सौंपा जा सकता है। और वह किसको सौंपा जा सकता है? तो संघ को। यह सौंपता कौन है? तो देखिए, यह कार्य जो है, यह पूरी क्षमता भारत के राष्ट्रपति के अंदर निहित है। नेक्स्ट है, साइनोवियल द्रव्य किसमें पाया जाता है? साइनोवियल द्रव्य प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, सीधा पूछा गया था। यह जोड़ों के अंदर पाया जाने वाला एक द्रव्य है। कहाँ पे? जोड़ों के अंदर। नेक्स्ट है, एसएमएस का जनक किसे माना जाता है? एसएमएस देखिए, चूंकि कंप्यूटर सिलेबस में है तो जिसकी वजह से ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, तो आप लोग इसे याद रखिए। एसएमएस के जनक किसे माना जाता है? तो मेटी मैकोनेन को। किसको? मेटी मैकोनेन को एसएमएस का जनक माना जाता है। अच्छा, एसएमएस का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो एसएमएस का फुल फॉर्म बताइए क्या होगा? एसएमएस का फुल फॉर्म होता है शार्ट मैसेज सर्विस होता है। शार्ट मैसेज सर्विस को ही एसएमएस कहा जाता है। चलिए, नेक्स्ट है, एक विंडोज कीबोर्ड पर कौन सा बटन चल रहे प्रोग्राम में सहायता हेल्प पृष्ठ को खोलता है? तो वह कौन सा बटन होता है बताइए? तो वह F1 होता है। कौन सा होता है? F1। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित सहकारिता रत्न सम्मान उत्तर प्रदेश के किस जिले के निवासी वीर प्रताप को दिया गया? पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट तो आप लोग यह याद रखिए कि जो है प्रतिष्ठित सहकारिता रत्न सम्मान
उत्तर प्रदेश का एक प्रतिष्ठित सहकारिता रत्न सम्मान। यह किसे दिया गया? वीर प्रताप को दिया गया। अच्छा, यह किस जिले के निवासी हैं? यह पूछा गया, तो ये उन्नाव जिले के निवासी हैं। नेक्स्ट देखिए, ग्राम शब्द का पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है? ग्राम, बताइए। देखिए, ग्राम शब्द का पहली बार उल्लेख अगर देखा जाए तो ये ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? ऋग्वेद में। चलिए, नेक्स्ट है, बुक्सा जनजाति के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते हैं? पहला फैक्ट यहाँ पे देखिए, बुक्सा जनजाति कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बहुत ज़्यादा प्रख्यात है? ये बिजनौर में। कहाँ पे? बिजनौर। अच्छा, यह किस देवी की पूजा करते हैं? तो ये चामुंडा देवी की। किसकी? चामुंडा देवी की पूजा करते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अच्छा, मुद्रा योजना जो है आप लोग जानते होंगे इसके बारे में, बहुत से लोग इससे लाभान्वित भी होंगे। बताइए, यह मुद्रा योजना है किसके लिए? तो आपको बता दें, 50,000 रुपये से लेके कितने? 50,000 रुपये से लेके 10 लाख तक, 10 लाख तक जो है मुद्रा लोन की व्यवस्था की जाती है इस योजना में। इसकी शुरुआत कब की गई थी? काफ़ी महत्वपूर्ण डेट है, क्योंकि आपको पता है कि ऐसी योजनाएं बहुत पॉपुलर होती हैं। तो यह 8 अप्रैल 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए, नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रकाश है तो विकास है योजना की शुरुआत कहाँ से की है? प्रकाश है तो विकास है। अच्छा, यह बताइए कि यह योजना किस क्षेत्र की लग रही है आपको? प्रकाश है तो विकास है। आप देखा, गेस करने के सभी तरीके ना ऑप्शन खुले रखा करिए। तो आप पहले ये सोचिए, उसके बाद बाकी चीज़ें तो बाद में फैक्ट देखते हैं। देखिए, प्रकाश है तो विकास है, आपको बता दें यह राज्य के लोगों में विद्युतीकरण के लिए प्रयोग की जा रही है। विद्युतीकरण के लिए, अर्थात जिसके पास विद्युत नहीं पहुंच पाया है उनको जोड़ने के लिए यह योजना चली थी। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और इसकी शुरुआत कहाँ पे हुई थी? यह लोहबान मथुरा से की गई थी। कहाँ से? लोहबान मथुरा से। नेक्स्ट है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? न्यायिक पुनरीक्षण कई बार आ चुका है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप लोग याद रखिए। जुडिशियल रिव्यू, सबसे पहले जुडिशियल रिव्यू का मतलब समझते हैं। देखिए, इसका मतलब यह होता है ना कि विधायिका, मान लीजिए विधायिका जो है हम लोगों की, विधायिका या आपकी कार्यपालिका, आपको पता है कि विधायिका जो है, विधायिका का कार्य क्या है? यह कानून को बनाती है, कानून को बनाती है। अब विधायिका मतलब क्या हुए? जो संसद लोग बैठते हैं हम लोगों के सेंट्रल में, दिल्ली में, और विधायक लोग बैठते हैं हम लोगों के राज्य की राजधानी में। ये लोग जो कानून बनाते हैं, वो कानून जो बना है हम लोगों का, वह कानून लागू कौन करता है? लागू करता है कार्यपालिका। कार्यपालिका मतलब आपको पता है अधिकारीगण जो होते हैं, ये बस कानून को लागू करवाने का कार्य करते हैं। दोनों लोगों का कार्य जो है, वो कानून जो पारित किए हैं, ये जो लागू करवा रहे हैं, दोनों लोगों का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं, जो कानून पारित किया गया है वह संविधान के हिसाब से सही है कि नहीं, इसी को बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। यह क्षमता किसको दे दिया गया? न्यायिक पुनरीक्षण। अर्थात यह तीसरी जो हम लोगों की संस्था है, कौन सी हुई? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। न्यायपालिका इसके ऊपर रिव्यू देती है, उसी को दिया गया न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार। अर्थात विधायिका ने जो कानून बनाया है, उस कानून की जांच करने का कार्य किसको मिला है? यह मिला है सुप्रीम कोर्ट को, उसी को बोला जाता है न्यायिक पुनरीक्षण। अच्छा, यह लिया कहाँ से गया? तो यह जो है लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका से, अमेरिका के संविधान से इसको समाहित किया गया। नेक्स्ट है, यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो उसकी तरंग दैर्ध्य पर क्या असर होगा? मान लीजिए कोई एक तरंग है, उसकी आवृत्ति अगर बढ़ाई जाएगी तो तरंग दैर्ध्य पर क्या असर पड़ेगा, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखिए, आवृत्ति अगर बढ़ती है तरंग की, तो उसके तरंग दैर्ध्य हमेशा अपोजिट जाएगा, घट जाती है। क्या होती है? घट जाती है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिया गया है, नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करना है। देखिए, यह महत्वपूर्ण टर्म है। 4 स्थान पर बौद्ध संगीतियाँ हुई थी और इनका कालक्रम कई बार भी पूछा गया है और कुछ इसके महत्वपूर्ण फैक्ट भी पूछे गए। तो देखिए, आइए इसे सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए, पहली बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? समय देखिए 483 ईसा पूर्व में। स्थान राजगृह में हुआ था, अजात शत्रु के शासनकाल में। अध्यक्ष महाकश्यप थे इसके। दूसरी बौद्ध संगीति देखेंगे तो यह 383 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे? वैशाली में, कालाशोक के शासनकाल में, और सबाकामी जो है इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखिए, तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व में होता है। कौन से स्थान पे? पाटलिपुत्र में। शासनकाल अशोक का था और मोगलीपुत्र तिस्स जो है इसके अध्यक्ष थे। और चतुर्थ बौद्ध संगति जो होती है वह ईसा की प्रथम शताब्दी में होती है। कहाँ पे? कुंडल वन में। शासनकाल कनिष्क का और अध्यक्ष जो थे वासुमित्र अश्व घोष थे।
तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी आपको पीडीएफ में भी इसको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप लोग इसे एक बार जरूर से जरूर रिवाइज कर लीजिए। देखिए यहाँ पे पूछा गया था कि कौन से क्रम में बताना है। तो सबसे पहले कहाँ पे हुई थी, सबसे पहले जो है यह राजगृह में हुई थी। कहाँ पे, राजगृह में। और उसके बाद फिर वैशाली में हुई थी, और उसके बाद फिर देखेंगे पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में होती है तीसरे नंबर पे, और कुंडल में चौथे नंबर पे। तो सही क्रम देखेंगे अगर तो क्या बनेगा, राजगृह मतलब 2, 1 और उसके बाद 4, 3, 2, 1, 4, 3 सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्नलिखित में से कौन नहीं है। आपातकाल की घोषणा, देखिए आपको पता है आपातकाल की घोषणा जो है भारत में वह 3 प्रकार की होती है, एक वित्तीय आपातकाल, एक राष्ट्रपति शासन जो लगता है, और एक राष्ट्रीय आपातकाल। यहाँ पे जो है राष्ट्रीय आपातकाल के अंतर्गत की बातें की जा रही हैं। तो देखिए राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है, युद्ध जब होता है, बाह्य आक्रमण होता है, सशस्त्र विद्रोह जब होता है, तीनों समय लगता है। आंतरिक अशांति में जो है आपातकाल की घोषणा नहीं की जाती। ऑप्शन सी आप लोग याद रखिए। एक प्रश्न बचाने के लिए कई बार पूछा गया है कि वित्तीय आपातकाल भारत में कब लगा था, तो आपको बता दें वित्तीय आपातकाल भारत में कभी नहीं लगा है। कोरोना काल में एक बार डर बना कि शायद लग जाए, लेकिन नहीं लगा, देश हम लोगों का सर्वाइव कर गया है। नेक्स्ट है, पंचायतों द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। जब एक बार पहली बार आपको देखने को यह मिला होगा तो शायद आप एक बार थोड़ा जरूर सोचेंगे, विचार करेंगे कि पंचायतें भी कर वसूल कर सकती हैं, उनके क्षेत्र में आता है। तो वह कौन सा कर वसूलती हैं, तो यह स्थानीय मेलों पर कर लगाती हैं। किस पे, स्थानीय मेलों पर। आप लोग याद रखिए, ये सीधा फैक्ट है, पूछा भी गया है। नेक्स्ट है, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार को निम्नलिखित में से किसके संरक्षण में रखा जाता है। आपको पता है विदेशी मुद्रा भंडार रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब से ग्लोबलाइजेशन हो गया है, पूरी दुनिया एक धुरी पे चल रही है, तो आपको पता है कि दुनिया की करेंसी जो है उसको भी रखना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप रखेंगे नहीं तो ट्रेड कैसे करेंगे, बाहर के देशों से आपका आयात निर्यात कैसे होगा, वो विदेशी मुद्रा में ही मैक्सिमम टाइम आपको देखने को मिलता है। तो इसका रख रखाव भी करना आवश्यक होता है। तो कौन करेगा, तो देखिए विदेशी मुद्रा का भंडारण और रख रखाव, यह सारी जो इसकी क्षमताएं होती हैं, कितना रिजर्व रखना है, कितना आगे करना है, कितना पीछे करना है, सारा कार्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया है। किसको, आरबीआई को। आरबीआई के पास यह पूरा अधिकार है। चलिए नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1920 में इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ पे बात की जा रही है, बिहार में। कृषकों के नेतृत्व किसने किया था, तो बिहार में जो है स्वामी विद्यानंद के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, स्वामी विद्यानंद के द्वारा। नेक्स्ट है, किस यंत्र की सहायता से मानचित्र को बढ़ाया और घटाया जाता है। मानचित्र में जो है किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, यही पूछा गया है। तो बताइए, तो देखिए मानचित्र में जो है पेंटोग्राफ यंत्र की सहायता से उसको बढ़ाया और घटाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अपर्दन को किसान की मौत कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण टर्म है, और आपको पता है कि किसान और एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रश्न कई बार आते हैं। किसान की मौत बताइए। देखिए किसान की मौत परत अपर्दन को कहा जाता है। किसको, परत अपर्दन। इसका मतलब क्या हुआ, आपको पता है, देखिए खेती का जो लैंड होता है इसके ऊपर की थोड़ी सी आप देखेंगे 5-6 इंच की जो मिट्टी होती है वही मुख्य मिट्टी होती है किसान के लिए, क्योंकि उसी में आप देखेंगे सभी प्रकार के जो पोषक तत्व होते हैं, खाद होती हैं, उर्वरक, जो बाकी सब उर्वरक होते हैं वो सब प्रयोग करके वही मिट्टी उपजाऊ होती है। अगर यह ऊपर से निकाल लिया जाए तो फिर उसमें वह कोई भी उपज देने के काबिल नहीं रहता, पूरी तरह ऊसर हो जाता है। बाकी उसमें बहुत कुछ चीज़ें नहीं होती, बहुत वर्ष लगते हैं उसको वापस से प्रिपेयर होने में। इसीलिए परत अपर्दन जिस खेत में अगर हो गया, मान लीजिए बारिश की वजह से, किसी वजह से ऊपर की परत निकल गई, तो वह किसान की मौत समझी जाती है, क्योंकि उसकी खेती जो है किसानी के लिए वाजिब नहीं रह जाती। नेक्स्ट है, महिगीर जनजाति तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है। महिगीर जनजाति बताइए। देखिए पहला फैक्ट तो ये है कि यह जनजाति किस लिए प्रख्यात है, तो आपको बता दें ये अपना सर्वाइवल जो जीवन चलाते हैं ये मछली पकड़ के चलाते हैं। क्या पकड़ के, मछली पकड़ के। और एक और महत्वपूर्ण फैक्ट इनके बारे में ये है कि इनकी शिक्षा जो है बहुत कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, और बीच में ये सुर्खियों में एक बार बने थे कि इनकी शिक्षा के ऊपर कुछ अलग से कार्य किया जाना चाहिए। अच्छा, उत्तर प्रदेश की जनजाति है, कौन से ज़िले में निवास करती हैं, तो ये बिजनौर में निवास करती हैं। अच्छा, यूपी का एक और फैक्ट ये बताइए कि यूपी की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो आपको बताते चले ये थारू है। कौन सी है, थारू। चलिए नेक्स्ट है, मूल्यांकन की कौन सी इकाई पेपर गोल्ड के नाम से जानी जाती है। किस नाम से, पेपर गोल्ड। तो बताइए, देखिए मूल्यांकन की जो है एसडीआर इकाई को, किसको, एसडीआर इकाई को जो है पेपर गोल्ड के रूप में जाना जाता है।
नेक्स्ट है किसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी भोजन नहीं है, योजना होगा। क्या होगा? योजना। योजना के तहत 2 साल के लिए लोकपाल नियुक्त किया गया है। किसके लिए? मनरेगा। आपको पता है मनरेगा बहुत बड़ी स्कीम है, बहुत अच्छी स्कीम है, क्योंकि यह रोजगार प्रोवाइड करती है उन लोगों को जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है और उनको कोई रोजगार मिल नहीं रहा है, तो उनको 100 दिन की रोजी कंफर्म करने के लिए यह एक योजना चलाई गई। इसमें जो है लोकपाल बनाए गए 2 साल के लिए। कौन नियुक्त किए गए हैं, यही प्रश्न बना है। तो यह एनके ओझा बने हैं। कौन बने हैं? एनके ओझा। अच्छा, इनका कार्य क्या है? तो आपको बता दें, इसके अंदर, इस योजना के अंतर्गत जो भी कहीं अगर घपला हुआ है, कोई भी अगर आप समझिए करप्शन हुआ है, उसी की जांच करने के लिए इनका जो है गठन किया गया है। किसको? एनजे ओझा। महत्वपूर्ण नियुक्ति है, आप लोग याद रखिए, करंट अफेयर का प्रश्न है। नेक्स्ट है महतारी दुलार योजना किस राज्य से संबंधित है? बताइए। महतारी दुलार योजना, तो यह योजना जो है कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की है। आप लोग एकदम सीधा फैक्ट के रूप में इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी। आपको पता है ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत से निकलती है, उसके बाद फिर भारत के अरुणाचल प्रदेश से होते हुए, असम होते हुए, फिर आके बांग्लादेश से जो है नीचे बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। अब यहाँ जब आप बताइए तिब्बत से निकल के अरुणाचल प्रदेश में यह प्रोवाइड करती है, तो यह तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? यही पूछा जा रहा है, यही प्रश्न है। तो आपको बता दें तिब्बत में इसको सांगपो नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सांगपो। और जैसे ही ये इंडिया में इंटर करती है तो यहाँ पे जो है इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद जब यह बांग्लादेश में आती है, बांग्लादेश में जब आके गिरती है, तो बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? जमुना। चलिए, नेक्स्ट है भारत और बांग्लादेश के मध्य बस सेवा का उद्घाटन कब हुआ था? पहली बार बस सेवा का उद्घाटन कब हुआ था? फैक्ट के रूप में आप लोग याद रखिए, यह 19 जून 1999 में पहली बार जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में बस सेवा चलाई गई थी। नेक्स्ट है बाजरा मिशन किस राज्य सरकार का कार्यक्रम है? बाजरा मिशन, देखिए आपको पता है मोटे अनाज का इस वर्ष मिशन भी मनाया जा रहा है, तो इसमें बाजरा मिशन जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। कोई राज्य अगर चलाती है तो हो सकता है प्रश्न बन जाए। तो यह छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा चलाया गया एक कार्यक्रम है बाजरा मिशन। नेक्स्ट है इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? राज्य दिया गया है, एक तरफ राजधानियाँ दी गई है। इसके लिए मैं आपको बोलूँगा कि एक बार आप जरूर से जरूर सभी राजधानियाँ देख के जाइएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न बनने के पूरे चांसेज बने होते हैं। उड़ीसा का देखिए भुवनेश्वर, क्या ये सही है? जी हाँ, यह सही है। गोवा का पणजी, यह भी सही है। केरल का कोची, बताइए सही है? जी नहीं, केरल का कोची नहीं होता, तिरुवनंतपुरम है, तिरुवनंतपुरम। और उसके बाद मिजोरम का आइजोल, यह भी सही है। तो गलत पूछा गया था हम लोगों से, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है गति शक्ति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देखे होंगे कि इसके बारे में कि यह जो है पिछली जो हम लोगों का बजट आया था, पिछला बजट, उसमें से तभी से लेके यह काफ़ी ट्रेंडिंग चला है गति शक्ति योजना। यह शुरू कब हुआ था? इसकी शुरुआत या इसके अनाउंसमेंट कब हुआ था? तो 15 अगस्त को किया था मोदी जी के द्वारा, 15 अगस्त को हुआ था। और यह 2021 में, डेट आप लोग याद रखिए, पूछा जा सकता है क्योंकि अभी ट्रेंडिंग की योजना है। अच्छा, इसमें है क्या? तो देख लीजिए, औद्योगिक उत्पादकता को बढ़ाना इसका लक्ष्य है। बुनियादी ढांचे का विकास करना, बुनियादी ढांचा अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको तैयार करना कि मान लीजिए कोई माल उत्पादन होगा, माल को कैसे ले जाके प्रोवाइड किया जाए, फिर ग्लोबल दुनिया में कैसे उसे पहुंचाया जाए, यह इसका टारगेट है। तीसरा है युवाओं को रोजगार प्रोवाइड करना। तो देखिए, जब इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा और उसमें जो है विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट तैयार किए जाएंगे और उससे पूरी दुनिया में भेजा जाएगा, तो उसके लिए तो रोजगार तो कुछ सृजन होगा ही। तो 3 के तीनों इसकी योजना के अंतर्गत आते हैं। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी बनेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय मिला है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय किसको दिया गया है, अर्थात इस समय उसके मंत्री कौन है, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यह श्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। कौन है? श्री नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा इसरो का आगामी मिशन है? इसरो का आगामी मिशन कौन सा है, यह पूछा गया है। तो देखिए, आपको बता दें, इसरो जो है मंगलयान 2 पे भी कार्य कर रहा है, शुक्रयान 1 पे भी कार्य कर रहा है और गगनयान 2 पे भी कार्य किया जा रहा है। तो 3 के तीनों मिशन जो है यह महत्वपूर्ण है। अब देखिए, इसमें मंगलयान आपको पता है यह मंगल के लिए जाएगा, शुक्रयान शुक्र ग्रह के लिए होगा, गगनयान किसके लिए है, यह महत्वपूर्ण टर्म है, आप इसे याद रखिए। देखिए, गगनयान अंतरिक्ष में कैप्सूल भेजना है। क्या भेजना है? कैप्सूल। और यह कैप्सूल में 3 लोगों को जाने का स्थान होगा। 3 लोग जाएंगे और ये 3 लोग जो जाएंगे यह पृथ्वी का चक्कर लगाएंगे, वहाँ पे कहीं उतरेंगे नहीं, उसके बाद फिर वापस से पृथ्वी पर रिवर्स चले आएंगे। यह 2023 के लास्ट तक, 24 स्टार्टिंग तक इसरो के पूरा टारगेट है कि इसको एक बार भेजा जा सके।
तो गगनयान काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखिए, गगनयान इसी के लिए बन रहा है। नेक्स्ट है कौन सा देश हाल ही में मांग को वैध, मांग नहीं है, देखिए ये गलत टाइपिंग हो गई, भांग को वैध बनाने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। यह काफ़ी ट्रेंडिंग रहा, क्योंकि आपको पता है कि भांग एक वो नशीले पदार्थ के रूप में है जिसको नशे के लिए प्रयोग किया जाता है। तो उसको अगर कोई देश वैध बना रहा है तो इसका मतलब है कि वह काफ़ी ट्रेंडिंग बन ही जाता है। तो बताइए कौन सा देश है, तो ये थाईलैंड में हुआ है। कहाँ पे? थाईलैंड में जो है भांग को वैध बनाया गया है। अब इसका मेडिकल पर्पज़ और बहुत से पर्पज़ की वजह से सभी देशों का एक अलग अलग टर्म होता है। आप कभी कभी देखेंगे, आप अगर दुबई जाइए या तो आप किसी ऐसे देश जाइए जो आपको बता दें साउथ वेस्ट के हैं, साउथ एशिया के वेस्टर्न जो कंट्री हैं, वहाँ पे आप देखेंगे ना कि भारत में जो कुछ मसाले चल रहे हैं ना, वो मसाले भी अगर आप लेके जाना चाहें तो आपको वहीं पे रोक दिया जाएगा। जो आपका एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट पे आपकी अच्छी खासी चेकिंग भी कर दी जाएगी और वह चीज़ें आपसे पूरी छीन ली जाएंगी और पूरी हो सकता है अगर मात्रा अधिक हो तो आपको पकड़ भी लिया जाएगा। कुछ मसाले ऐसे हैं, आपको बता दें। तो अलग अलग देशों में अलग अलग चीज़ों की मात्राएं जो है वो फिक्स होती हैं। उसी में से भांग भी इनका जो है थाईलैंड में वैध किया गया और इसके कई मेडिकल पर्पज़ हैं, बहुत से अलग अलग पर्पज़ की वजह से ऐसा किया गया। नेक्स्ट है अधोलिखित में से कौन व्यक्तिगत स्वर्ण जीतने वाला एथलीट है? बताइए। देखिए, व्यक्तिगत स्वर्ण मतलब इकलौता अकेला खुद खिलाड़ी अपना खेल खुद खेलता है और खुद ही जो है गोल्ड मेडल लेके आता है। तो आपको पता है नीरज चोपड़ा ये स्वर्ण मेडल पहले ही जो जीत चुके हैं, इनका नाम भी पल गया है गोल्डन बॉय के नाम से। और यह किस खेल से संबंधित है? तो भाला फेंक से। किससे? भाला फेंक। दूसरे हैं देखिए अभिनव बिंद्रा, यह किस खेल से संबंधित है? ये शूटिंग से, शूटिंग के खिलाड़ी हैं। तो दो के दोनों सही होंगे, ए और बी दोनों, नीरज चोपड़ा और अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी योजना हरियाणा सरकार की नहीं है? ऐसा प्रश्न तो देखिए उत्तर प्रदेश में बनना वाजिब नहीं है, क्योंकि आपको पता है हरियाणा में कौन सी योजना चल रही है, यह उत्तर प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन आप लोग जानते रहिए, यह अंकुर योजना जो है यह हरियाणा की नहीं है, यह कहाँ की है? यह मध्य प्रदेश की है। अच्छा, यह कौन सी योजना? तो यह वृक्षारोपण की योजना है, वृक्षारोपण। चलिए नेक्स्ट है मोमा। मोमा क्या है? मार्केट ऑनलाइन एप्लीकेशन ताज़ी सब्जियों के लिए होम डिलीवरी को किस राज्य ने लॉन्च किया है? यह ऑनलाइन जो है हरी सब्जियां बेचने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। यह किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है, यही पूछा जा रहा है। तो यह मणिपुर के द्वारा। किसके द्वारा? मणिपुर। नेक्स्ट है भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न बने हैं, पीछे भी बने हैं, इसलिए आप लोग इसे याद रखिए। बताइए, हर्बल पार्क सबसे ऊंचाई पर स्थित, यह चमोली उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? चमोली उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट है विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? विश्व समुद्री दिवस आप लोग देख के जाइएगा। और आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, इन्वायरमेंट के जितने भी दिवस होते हैं उन्हें तो आप एकदम रट के जाइए, क्योंकि आप देखेंगे मैक्सिमम टाइम इन्वायरमेंट के आपको दिवस जरूर से जरूर बनते दिखेंगे। बाकी जो महत्वपूर्ण दिवस हैं उन्हें तो आप अलग से देख लीजिए, बाकी इन्वायरमेंट के पूरे देख के जाइए। तो बताइए विश्व समुद्री दिवस यह किस दिन को मनाया जाता है? तो यह 30 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 सितंबर को। अच्छा, एक दिवस आप सितंबर में बताइए, 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस। यह भी कई बार आ चुका है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है किमिन स्थल किस राज्य में स्थित है? किमिन, ये काफ़ी एकदम डीप में घुस के प्रश्न ऐसे ही कहीं न्यूज में मिल गया था तो सीधा बना दिया गया। किमिन एक प्लेस है कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का। कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है अधोलिखित में से किसने नृत्य और इससे संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए कलाश्रम नामक संस्था की स्थापना की? कलाश्रम नामक संस्था की स्थापना नृत्य और संबंधित प्रशिक्षण के लिए किसके द्वारा किया गया? यही पूछा गया प्रश्न है। तो यह बिरजू महाराज के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? बिरजू महाराज। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शहर पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक चिकनकारी के लिए विश्वविख्यात है? चिकनकारी आपको पता है कि कपड़ों पे एक ऐसी डिजाइन होती है जो एक किसी लोकेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह कहाँ के लिए? हमको पता है कि यह हम लोगों के राज्य राजधानी लखनऊ के लिए बहुत प्रख्यात है चिकनकारी। चलिए नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष भारत के किस राज्य में स्थित है? सौर वृक्ष अर्थात सोलर प्लांट का एक ऐसा, आपको बता दें, एक ऐसा ट्री बनाया गया है जिसके ऊपर सोलर प्लेट लगे हैं। यह कार्य क्या करता है कि यह धूप जब मिलती है तो यह जो है बैटरी चार्ज करता है और वह इससे क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। यह वृक्ष जो है कहाँ किस राज्य में लगाया गया, यही पूछा गया। तो यह पश्चिम बंगाल में लगाया गया।
नेक्स्ट है हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया युवा खेल 2021 में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो बताइए कौन रहा है? तो देखिए आपको बता दें यह कब की बात हो रही है, खेलो इंडिया युवा खेल 2021 की, और इसमें जो है शीर्ष स्थान हरियाणा का था। किसका था? हरियाणा। नेक्स्ट है जीसी मुर्मू भारत में है। जीसी मुर्मू भारत में क्या है? तो देखिए जीसी मुर्मू जो है कैग है। क्या है? कैग। अच्छा, कैग का फुल फॉर्म क्या है या इनका पूरा नाम क्या है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक। आप लोग जानते होंगे, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अच्छा, संविधान में इनका जिक्र किस आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है? यह भी कई बार पूछा गया, तो 148 में किया गया है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है कौन सुमेलित नहीं है राज्य और उसके राज्यपाल? इसको भी एक बार आप हल्की नज़र से देख लीजिएगा, और करंट अफेयर के जो रहे हैं उन्हें तो आप जरूर से जरूर देख के जाइएगा, हो सकता है वहाँ से प्रश्न बन जाए। मध्य प्रदेश मंगू भाई छगनलाल पटेल, जी हाँ सही है। गोवा के PS श्रीधरन पिल्लई, झारखंड के रमेश वैस, और मिजोरम के चंद्रभूषण। देखिए मिजोरम के चंद्रभूषण नहीं है, बल्कि कौन है? हरि बाबू हैं। कौन है? हरि बाबू। बाकी सबके सब सही है। नेक्स्ट है कौन सा देश 19वां जो है सांगरी ला डायलॉग एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन का मेजबान है? बताइए कौन सा देश है? तो यह देखिए सिंगापुर है। कौन सा है? सिंगापुर। नेक्स्ट है हरियाणा के बाद किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण को लागू किया है? देखिए आरक्षण देने का मेन टर्म क्या है? ये लोग चाहते ये हैं, जो स्टेट आरक्षण लगाता है बार बार बढ़ा के, उसका टारगेट यह होता है कि बाहरी स्टेट के जो लोग हैं उनको रोजगार ना मिले, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोगों को ही रोजगार मिले। ऐसा प्रयास हरियाणा के बाद कौन सा राज्य कर रहा है? यह झारखंड के द्वारा किया जा रहा है। मैं तो यह पूछता हूं कि आप लोग ध्यान दीजिए, कभी उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे यूपी में बाहर के लोगों को रोजगार बहुत दी जाती है, जबकि पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक है। तो मैं तो चाहूँगा कि अगर ऐसी होड़ लगी है तो उत्तर प्रदेश को भी यह कार्य करना चाहिए कि वह अपने राज्य के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देने के लिए कानून जरूर उसको बनाना चाहिए। तो देखिए पहले तो हरियाणा है, आप लोग याद रखिए, दूसरे नंबर पे झारखंड है। नेक्स्ट है कहाँ पर विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक 2022 का आयोजन किया गया? बताइए। करंट अफेयर का आप लोगों ने सेशन देखा ही होगा, बहुत ईजी से प्रश्न है करंट अफेयर के सभी जितने आए हैं। तो इसमें बताइए कहाँ पे हुआ था? ये दावोस में हुआ था। कहाँ पे? दावोस। कहाँ पे है ये? स्विट्जरलैंड। चलिए नेक्स्ट है न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में अपना क्षेत्रीय कार्यालय किस राज्य में खोलने की घोषणा की है? कौन कर रहा है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। कहाँ पे खोलेगा बताइए? तो देखिए हम लोगों का जो एक स्टेट है काफ़ी इस क्षेत्र में आगे निकल चुका है, वो है गुजरात। गुजरात में जो है इसकी स्थापना की जाएगी, क्षेत्रीय कार्यालय न्यू डेवलपमेंट का खोला जाएगा। नेक्स्ट है भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र कहाँ खोला गया? बताइए विश्व का पहला कौशल केंद्र कहाँ पे खोला गया? तो यह भुवनेश्वर में खोला गया। कहाँ पे? भुवनेश्वर है। नेक्स्ट है विश्व टीबी दिवस के अवसर पर टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए भारत के किस राज्य को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया गया? बताइए टीबी उन्मूलन के लिए किस राज्य को यह सम्मान दिया गया? तो यह केरल को दिया गया। किसको? केरल को। अच्छा एक टर्म यहाँ पे ये देखिए टीबी दिवस कब मनाया जाता है? दिवस की बात की जाए तो यह मनाया जाता है आपका 24 मार्च को। 24 मार्च। और थीम बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। यस वी कैन एंड टीबी। आप लोग याद रखिएगा, हाँ हम लोग टीबी को हरा सकते हैं, यह जो है इसकी थीम है। नेक्स्ट है संत मीराबाई का जन्म स्थान कुंडली वर्तमान में राजस्थान के किस जनपद में स्थित है? संत मीराबाई जो थी उनका जन्म कहाँ हुआ था? कुंडली में। और यह कुंडली है कहाँ पे? यह राजस्थान में है। राजस्थान के किस स्थान पे? तो यह कौन सा जिला है? जनपद है पाली। आप लोग याद रखिएगा। चलिए इस प्रकार जो है 50 प्रश्नों की ये श्रृंखला साथियों समाप्त हुई। आपके कितने स्कोर सही हुए यह भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है यह भी एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। कमेंट कुछ ही लोगों का आता है, ज़्यादा लोगों का नहीं आता, लेकिन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिए। चलिए मिलते हैं इसकी अगली कड़ी में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार। नमस्कार।